नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं सूत्रों की माने तो। मेरे साथ हैं रणवीर और रवीश। रवीश पूरे वेस्टर्न यूपी में करीब 5-6 दिन से ज्यादा, एक हफ्ते 2 हफ्ते से घूम रहे हैं और ये वेस्टर्न यूपी का वो क्षेत्र है जहां पर पहले फेज में इलेक्शन होगा। एक चीज साफ तौर पे दिख रहा है कि जो चुनाव है, रवीश, पूछा जा रहा है कि दिख रहा है या नहीं, तो आपके सूत्र क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि चुनाव दिख क्यों नहीं रहा? बिल्कुल मारिया, क्योंकि इस बार अगर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से जब भी चुनाव का पहला चरण होता है तो एक माहौल बनाने वाला होता है। यहाँ पर झगड़े भी होते हैं, सियासी तीखी नोकझोंक भी लोगों के बीच में होती है। और अब तक होता ये रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी सियासी ताकतें हैं जो एक दूसरे से जमीन पर लड़ती रही हैं, बहस करती रही हैं, नोकझोंक करती रही हैं, वो सियासी ताकतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक हो गई हैं, यानी आरएलडी और बीजेपी। 3-4 दिन पहले मैं बागपत में गया था। वहां एक गांव में जब मैं चौपाल कर रहा था तो एक गांव में एक शख्स ने मुझे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में एक हर गांव में बर्लिन की दीवार बनी हुई थी, यानी बीजेपी का समर्थक एक और आरएलडी का समर्थक एक और इनके बीच में अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि इस गठबंधन होने से वो बर्लिन की दीवार गिर गई है और अब हम लोग बर्लिन की दीवार। हाँ, बर्लिन की दीवार। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ऐसी तलवारें खींची रहती थी आपस में कि बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। तो इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वो जब दो जो एकदम आक्रामक जो सियासी ताकतें हैं वो एक हो गई हैं, तो इसी के चलते माहौल बहुत शांत हो गए। और आप देखिए मारिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस तरीके से इंडिया गठबंधन ने धुआंधार चुनावी प्रचार भी नहीं किया है। अखिलेश यादव की आप देखिए कि रैली जो है वो कहां कहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। मतलब उस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का एक प्रचार होना चाहिए, एक सियासी आक्रामकता होनी चाहिए, वो जमीन पर नहीं दिखाई देती। और जब नेताओं के अंदर सियासी उस तरीके से नहीं दिखाई देगी आक्रामकता, तो निश्चित तौर पर जो समर्थक है उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं डाउन रहेगा। तो हाँ, इससे पहले हम आगे आरएलडी के फैक्टर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफी चल रहा था जयंत चौधरी और संजीव बालियान का, साथ में भी चुनाव के प्रचार में जा रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आपकी दोनों से बात हुई है। लेकिन पहले रणवीर के पास आते हैं। रणवीर, आदाब, कैसे हैं आप? और सबसे पहले ये बताइए, आज कितने सूत्रों से मुलाकात हुई? नहीं, आज तो थोड़ा सा लखनऊ से बाहर हैं, ज्यादा सूत्रों से मुलाकात नहीं हुई। बातें जरूर हुई, लेकिन आज कुछ और बात करें उससे पहले ना, चूंकि हम सूत्र की बात करते हैं तो खतरनाक सूत्रों की बात कर लेते हैं। अच्छा, खतरनाक सूत्र क्या होते हैं और हम लोग के प्रोफेशन में कितना रिस्क होता है इन खतरनाक सूत्रों का। वाकया लखनऊ का है, जब एक खबर फ्लोट की गई, किसने की ये नाम नहीं बताऊंगा, वो भी एक सूत्र है, लेकिन कुछ सूत्रों ने, एक नहीं एक से ज्यादा सूत्रों ने एक बात फैलानी शुरू की सुबह सुबह, लगभग 7 बजे सुबह से, कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 2-3 दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हमें भी सूत्र ने बताया। अंदर से एक ऐसी एक्साइटमेंट हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी खबर होने वाली है अगर ये सच हुआ तो। लेकिन चूंकि सूत्र है, सूत्र का काम है खबर देना और हमारा काम है खबर कंफर्म करना। हम पहुंच गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास सुबह सुबह करीब 10 बजे। पूछा कि साहब, इस तरह की चर्चा है, सूत्र बता रहे हैं कि आप जा रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कौन बोला, और बहुत सारी बातें हुई और सिरे से इस बात को खारिज किया। और मसला क्या था, बॉडी लैंग्वेज समझने का हमने कोशिश की कि साहब जरा बॉडी लैंग्वेज भी समझी जाए, क्योंकि कई बार होता है राजनीति में, हाँ होता है लेकिन फिर भी इनकार किया जाता है। तो हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जब उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश की तो समझ में आ गया कि साहब ये तो बहुत गुस्सा हो गए और ऐसा कुछ है नहीं। यानी सूत्रों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक ऐसी खबर फ्लोट कराई, इतने करीने से फ्लोट कराई कि कुछ लोगों ने खबर चला भी दी। और इसके बाद कांग्रेस जो नाराज हुई कि कुछ लोगों को नोटिस जारी हुआ है मानहानि के लिए। लेकिन रणवीर, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब जो खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, ये खतरनाक सूत्र बहुत है, लेकिन ये सब बिलीवेबल होने लगी है। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, भाजपा में शामिल होंगे, ये अब अनबिलीवेबल नहीं लगता।
ये बहुत ही बिलीवेबल और न्यूज की कैटेगरी में आ गई है, अब गॉसिप भी नहीं है। मसला यही है इस माहौल में ना, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को छोड़ दे तो ऐसा लगता है कि किसी का भी नाम आ जाए तो शायद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब कांग्रेस के सबसे पुराने, सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले लोग आ जाते हैं जब भाजपा में, तो इस तरह का लगता है। लेकिन बिना कंफर्म किए अगर खबर चला दी जाए तो एक क्रेडिबिलिटी भी है, और सूत्रों का काम क्या है कि इस चुनावी माहौल में चुनावी लाभ लेने की कोशिश, और इसलिए मैंने वर्ड यूज किया खतरनाक सूत्र, कि सूत्र काम की खबर भी देते हैं और कई बार ऐसी खबर भी देते हैं कि पत्रकार चपेट में आ जाता है और उसके बाद मानहानि झेलता है कि क्योंकि साहब चलो इतने साल से भरोसा है तो एक चकल्लस वाली खबर आ गई, लेकिन ये चकल्लस से ज्यादा है, ये प्लांट है। चकल्लस नहीं है, ये प्लांटेड खबर है, और किसी के राजनीतिक करियर में कई सवाल उठा देते हैं। उनके पार्टी के अंदर उनके लोग नाराज हो जाएंगे, पब्लिक में एक खराब परसेप्शन जाएगा कि ये तो जाने वाले थे लेकिन लग रहा है कोई बात अटक गई, जबकि वो बात पूरी तरीके से गलत थी, निराधार थी। अब वही है कि सूत्रों की माने तो भी ठीक और ना माने तो भी गड़बड़ हो जाता है कई बार, की सूत्र दिए। लेकिन इस तरह से खतरनाक सूत्रों का इस चुनावी माहौल में किस तरह से खबरें प्लांट हो जाती है, और खबरें जब चल जाती हैं तो सूत्रों की मानना पड़ेगा। मैं ऐड करूंगी रणवीर कि जब ये पूरा सूत्र बता रहे थे कि कमलनाथ शामिल होंगे भाजपा में अपने बेटे के साथ, नकुल नाथ के साथ, तो जब उस वक्त सूत्र खबर दे रहे थे ये बहुत ही करीब लोग हैं, मतलब जो शायद जो कमलनाथ जी के साथ जिनका उठना बैठना है रोज करीब, वो लोग बता रहे थे कि वो शामिल होने वाले हैं। और कमलनाथ जी ने ऑप्टिक्स के भी मुताबिक सोचिए कि छिंदवाड़ा से अपनी प्लेन लेकर के दिल्ली भी आ गए, तो बस ये लगा कि अगले 24 घंटे में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर खतरनाक सूत्र कौन हुआ? भाजपा ने कंफर्म नहीं किया था और डिनाई भी नहीं किया था, जो खबरें आ रही थी वो कमलनाथ जी के कैंप से आ रही थी। वही बात है कि अगर कमलनाथ जी ने ज्वाइन नहीं किया तो कुछ तो मसला होगा, या कम से कम वो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, शायद पहला आदमी मैं था, क्योंकि उनको बहुत हैरानी थी इस बात को लेकर के कि ये किसने कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बयान बनाया, और बयान बना करके सबको भेज के फोन किया कि साहब पूरी तरह से फर्जी खबर है, मुझे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, और हर चुनाव में यही होता है, कहीं ना कहीं एक खबर फैलाई जाती है मेरे बारे में, चूंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट हैं तो उनकी चर्चा भी ज्यादा होती है, बात भी ज्यादा होती है। ये जो सूत्र हैं आपके, जो आप खतरनाक सूत्र जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो कांग्रेस के हैं या भाजपा के? बस यही बता दीजिए, ज्यादा हम नहीं सवाल पूछे। जिस पार्टी अजय राय अपने पार्टी के हैं या बाहर के हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ हैं जिन्होंने ये बात फैलाई थी। चलिए ये अच्छा। और मारिया, इसमें कोई कोई बहुत ज्यादा ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा विनोद तावड़े के नेतृत्व में एक बाकायदा कमेटी बनाई हुई है कि एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग कमेटी शामिल करवाई, एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग कमेटी, बिल्कुल। तो उसमें उन लोगों का काम है। मैंने एक शख्स से पूछा कि आप लोग कैसे लोगों को पार्टी में शामिल करवाते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली से फोन की एक लिस्ट आती है और कहा जाता है कि आप इनको संपर्क करिए। तो भले वो आदमी पार्टी भले न ज्वाइन करे, लेकिन बीजेपी का जो ये कमेटी के सदस्य है वो जरूर उनसे संपर्क करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से ऑफर है और हम आपको यहाँ से ऑफर कर सकते हैं अगर आप लड़ना चाहें, अगर आप आना चाहें तो। रवीश, अब आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप बागपत और बिजनौर में काफी घूम रहे हैं। आरएलडी वहां पे क्या कर रही है? देखिए, आरएलडी ने इस बार अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है मारिया। हमेशा आरएलडी जो है वो ये जानी जाती है पार्टी की ये खुद अपने परिवार के किसी शख्स को लड़ाएगी, लेकिन अभी आप देखिए बागपत में जिस तरीके से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है, राजकुमार सांगवान उस दिन हम लोगों से बात करते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोले कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिल्ला बांटने वाले शख्स को जयंत चौधरी टिकट देंगे। यानी पहले जयंत चौधरी की पत्नी चारू को वहां से लड़वाने की बातचीत चल रही थी और आरएलडी के ज्यादातर लोग ये मान गए थे कि या तो जयंत चौधरी खुद लड़ेंगे या फिर उनकी पत्नी लड़ेंगी। लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को इन दोनों ही सीटों पर लड़वाया है। तो एक अच्छा संदेश जो है वो आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच में गया है कि अगर आरएलडी के साथ में वो रहते हैं तो वो भी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि परिवार की एक पार्टी है और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में इनका ज्यादा फोकस रहता है। तो अब और दूसरी बात ये भी हमारी कि आरएलडी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बीजेपी मजबूत हुई है। बागपत की आप सीट ले लीजिए,
आप ले लीजिए मथुरा की सीट में आपको कहूंगा, हेमा मालिनी को तीसरी बार टिकट दिया गया। मथुरा जो है वो जाट डोमिनेंट क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए पिछली बार काफी ज्यादा जो है वो खुद जयंत चौधरी मथुरा से लड़ चुके हैं। जयंत चौधरी बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे मथुरा से। तो वहां पर एक आप समझिए कि हेमा मालिनी को एक नई ताकत मिली है। इसी तरीके से अलग अलग सीटों पर जो भी जाट मतलब वोटर हैं, आरएलडी के आने से बीजेपी को एक सियासी ताकत और ज्यादा मिल गई है। ये बताएं, थोड़ा सा वो कमजोर हो रहे थे। हाँ ये बताएं रवीश के जो जॉइंट कैंपेनिंग हो रही है संजीव बालियान की और जयंत की, ये आइडिया किसका है, क्या सूत्र बता रहे हैं आपको? देखिए बाकायदा कुछ जगहों से डिमांड आई हुई थी, क्योंकि आपने देखा संजीव बालियान और जयंत चौधरी के बीच में काफी खटपट रही है। और अभी एक आप ताजा उदाहरण देखिए कि जैसे ही ये खबर आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूत नाराज हैं, तो आप देखिए बाकायदा जब ये पीलीभीत में नरेंद्र मोदी जब सभा कर रहे थे, तो सुरेश राणा जो कि पश्चिमी यूपी के एक बहुत ही ताकतवर राजपूत नेता माने जाते हैं, बाकायदा नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया सुरेश करके 2 बार। और फिर योगी आदित्यनाथ जहां पर बगल में बैठे थे उसके बाद बगल में बैठाला, और कम से कम 5 से 6 मिनट जो है खुद प्रधानमंत्री ने सुरेश राणा से बातचीत की। इसी तरीके से आप देखिए कि परसों एक सभा थी, संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में काफी जो है वो कटुता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। क्योंकि जो संगीत सोम है, जो सरधना से विधायक रहे हुए हैं, उनका ये हमेशा लगातार आरोप रहा है कि 2022 के चुनाव में संजीव बालियान ने उनको हरवाया था। तो इसके चलते 36 का आंकड़ा है संजीव बालियान में, लेकिन हाईकमान से बोल दिया गया है, बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने बुलाकर संगीत सोम को बोला कि आप जाइए भाषण दीजिए मंच से। वो भाषण देने को तैयार नहीं थे। तो संजीव बालियान के समर्थन में बाकायदा भाषण दिलवाया गया, और अभी भी ऊपर से एक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप क्षेत्र में जाइए और जितने भी राजपूत ठाकुर जो नाराज लोग हैं उनको आप मनाइए, क्योंकि इस बार बीजेपी इस चुनाव में कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो यही वजह है कि ऊपर से फटकार भी मिली है नेताओं को। और ये फटकार की खबर तो सॉलिड है, किसको किसको मिली है? देखिए अब नाम क्या बताया जाए, लेकिन कई सारे नेताओं को मिले। देखिए हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जब दिल्ली के चुनाव में आप देखिए कि यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इस समय शीर्ष नेतृत्व कितना गंभीर है इस चुनाव को लेकर, और हर नेता को चाहता है कि वो जमीन पर ग्राउंड पर दिखे। वीके सिंह आप देखिए, गाजियाबाद में राजनाथ सिंह की सभा हुई, वीके सिंह नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ तो वीके सिंह को बाकायदा बुलाया गया, और वीके सिंह 1 घंटा पहले वहां मौजूद थे आके, और बाकायदा लोगों को एक जो इमेज है ये पीलीभीत का जो रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ जी का हाथ पकड़ा रणवीर और बोला सामने से जाइए, जब वो जा रहे थे पीछे से एड्रेस करने के लिए। ये इमेज बहुत स्ट्रांग है रणवीर, ये वही वाला इमेज है जो 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कंधे पे हाथ रखा था। ये क्या है इमेज? ये इमेजरी है। देखिए चुनाव में इस बार एक 2 वर्ड्स है, मोदी और योगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जाता है तो इन 2 शब्दों को जरूर बोलता है कि इस बार का चुनाव मोदी और योगी के नाम पे हो रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो साहब, हमारे किस तरह के संबंध हैं। क्योंकि कई बार ये जैसे मैंने कहा खतरनाक सूत्र, तो वो सूत्र जरूरी नहीं पत्रकारों के हों, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के, विरोधियों के, इस तरह की बातें फैलाई जाती है। साहब इस बार तो खटपट हो गई, इस बार तो बिल्कुल संबंध खराब है। देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे, मुख्यमंत्री जी सड़क पे पैदल चल रहे हैं। तो इस तरह के जो इमेजेस होते हैं, उन इमेजेस को लेकर के कई बार मैसेजिंग करने की कोशिश होती है कि साहब वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और वो देखिए, जब उस पिक्चर को आप देखिएगा बहुत ध्यान से, तो कुछ भी प्लान नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम पुकारा जाता है, और आमतौर पर जब भी किसी का नाम पुकारा जाता है भाषण के लिए, तो वो उठता है और पीछे की तरफ से जाता है। जो वहां पे चीफ गेस्ट होता है वो आगे से जाता है, और उसके लिए एक डाइस अलग, बाकी सब लोग लेफ्ट साइड से बोलते हैं, चीफ गेस्ट राइट साइड से बोलता है। उस दिन भी मुख्यमंत्री उठे और पीछे जाने लगे, तो प्रधानमंत्री ने देखा कि पीछे कोई बैठा हुआ था, और उनको उठने के लिए मुख्यमंत्री ने इशारा किया, तो प्रधानमंत्री ने बोला अरे भाई आगे से चले जाइए, हाथ पकड़ के उनको किया और मुख्यमंत्री चले गए। वो बहुत एक सडन सा एक ऐसा रिएक्शन था जो अचानक हो जाता है, जैसे कोई पैर छूता है और मोदी जी झुक जाते हैं कि साहब अरे पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, कुछ उस तरह का रिएक्शन था। लेकिन ये सटल मैसेजिंग जो थी ना, बहुत पावरफुल मैसेजिंग थी।
मैंने वही कहा कि राजनीति में तस्वीरें, जेस्चर्स, पोस्चर्स, शब्द, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और चुनाव में खास तौर पे, और इसीलिए छोटा सा एक वाकया, 3 या 4 सेकंड का वाकया कह लीजिए, लेकिन उस 3 और 4 सेकंड के वाकये ने एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज दे दिया, शायद इसीलिए हम लोग यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए उस पर बताइए कि सपा और कांग्रेस की जो जॉइंट रैली होने वाली है उसके बारे में क्या कहा है? कब आ रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश मंच पर, या राहुल गांधी नहीं होंगे, प्रियंका और अखिलेश होंगी मंच पर? राहुल गांधी कब आएंगे, प्रियंका गांधी कब आएंगी, इस सवाल का जवाब तो शायद उन्हीं दो लोगों को पता है। मसला क्या हुआ, सूत्रों ने क्या बताया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा समाजवादी पार्टी के दफ्तर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने दफ्तर, इस मंडल में कौन कौन था, जरा से बताइए डिटेल्स। प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और आराधना मिश्रा मोना, 3 लोग थे। ये तीनों लोग गए समाजवादी पार्टी दफ्तर में, अखिलेश जी इंतजार कर रहे थे। बैठे, बातचीत हुई कि साहब बीजेपी तो पूरा प्रचार कर रही है लेकिन अब तक हमने कोई चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया। तो तय ये हुआ कि ईद खत्म होने दीजिए और ईद के अगले दिन से हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो अखिलेश यादव तो ईद के अगले दिन पहुंच गए, पीलीभीत रैली कर दी भगवत शरण गंगवार के लिए। लेकिन ये हुआ कि एक मैसेज देना चाहिए हम लोगों को कि इंडिया अलायंस है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब एक मंच पे दिखे। अब मसला क्या है कि अखिलेश यादव को तो यूपी में प्रचार करना है, लेकिन राहुल प्रियंका को प्रदेश में जाना है। अब तक दोनों ने ये तय नहीं किया कि यूपी चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। 17 सीटें मिल जरूर गई हैं। तो ये हुआ कि साहब आप हमें बता दीजिए, हम रिक्वेस्ट ऊपर आला कमान को भेजेंगे और कोई एक डेट तय करने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश जी ने भी कहा कि साहब देखिए ऐसा नहीं है कि हम भी खाली हैं, हमें भी प्रचार करना है और कोई एक डेट और जगह बताइए ताकि पहले चरण से पहले हम एक संयुक्त रैली कर सके। प्रस्ताव बन गया है, प्रस्ताव लखनऊ से बना करके दिल्ली भेज दिया गया है। अब कांग्रेस के जो 2 बड़े चेहरे गांधी परिवार के हैं उनको तय करना है और एक डेट बतानी है और स्थान बताना है कि कहाँ पर। और दूसरी सूत्रों ने दूसरी जानकारी क्या दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी हैं सपा के, उन्होंने प्रियंका गांधी की डिमांड ज्यादा की। ज्यादातर प्रत्याशियों का ये कहना है कि साहब हमें प्रियंका गांधी और सचिन पायलट चाहिए। अब सचिन पायलट क्यों चाहिए? क्योंकि सचिन पायलट जिस समाज से आते हैं वो समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने सचिन पायलट की डिमांड की है, जैसे कैराना हो गया या आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहां से सचिन पायलट, और सबसे ज्यादा डिमांड आई है प्रियंका गांधी की, और वो भी रोड शो करने की। अब एक प्रियंका कितनी सीटों पे रोड शो करें, और अपनी 17 सीटों पे पता नहीं प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ प्रत्याशियों के लिए प्रियंका गांधी आए, रोड शो करें। लेकिन फिलहाल गांधी परिवार की तरफ से कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया जा सका है। जैसे अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा, दामाद जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, दामाद जी ने क्या सोच करके बयानबाजी शुरू की, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो गांधी परिवार है वो चुनाव प्रचार करने कब आएगा, क्योंकि मैसेजिंग, अब जैसे अखिलेश यादव ने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, कांग्रेस ने अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब सवाल हमने पूछा सूत्रों से कि साहब एक इंडिया अलायंस है, इतने सारे दल हैं, फिर अलग अलग घोषणा पत्र क्यों? कोई एक पार्टी की तो सरकार बनेगी नहीं, अगर सरकार बनेगी तो एक इंडिया अलायंस की बनेगी। ये हुआ नहीं, सब अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसके बाद उसको मिला करके उसमें से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जब हमारी सरकार बनेगी। तो इस तरह का जो मैसेजिंग है ना वो पॉलिटिक्स में वो ये बताने की कोशिश हो रही है, देखो साहब गठबंधन तो कर लिया लेकिन घोषणा पत्र तक एक नहीं हो पा रहा, सबके अलग अलग है। कोई लेकिन वो तो है ही नहीं ना। अगर कांग्रेस तो हैज गॉन अहेड एंड उन्होंने अपना घोषणा पत्र अनाउंस कर दिया है, लेकिन बाकी सब जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो इंडिया ब्लॉक है, उसके तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया, परसों जारी किया, कर दिया। समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा हम आटा भी देंगे, डाटा भी देंगे, हम जो है नौकरी भी देंगे। डाटा और आटा की बात है। हाँ, कितना डेटा? नहीं, अभी वो डेटा अब कितना होगा वो तो खैर जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तब होगा, लेकिन ये हुआ है कि साहब हम डाटा और आटा सब देंगे, नौकरी देंगे, हम बहुत सारी चीजें हैं घोषणा पत्र में। और मारिया एक बात और है कि गठबंधन तो हो गया है, लेकिन ये कागजी गठबंधन जरूर हुआ है, जमीन पर ये गठबंधन बहुत कमजोर है। अभी जो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमा, कल मैं गया हुआ था अमरोहा, तो अमरोहा में मैंने देखा कि ईद का दिन था, सारे कैंडिडेट जो है जो नमाज पढ़ के लोग वापस आ रहे थे उनके साथ में लोग मेल जोल कर रहे थे, और दानिश अली जो है अकेले बैठे हुए थे।
मैंने पूछा कि आपके पास क्या समाजवादी पार्टी के जो कमाल अख्तर हैं या और यहाँ बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो क्या चुनाव, तो मुस्कुरा के धीरे से हंस दिए। बाद में मुझे मेरे वहां के जो लोकल रिपोर्टर हैं उसने बताया कि भैया कमाल अख्तर खुद नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव जीते, और वो चुनाव प्रचार दानिश के लिए कर नहीं रहे हैं, वो दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं। कमाल अख्तर की बीबी खुद अमरोहा से लड़ चुके हैं, चुनाव हार गई थी वो। तो दानिश अली, इस तरीके के तमाम सारी जगहों पर ऐसे मतलब उदाहरण है जहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में पूरी तरीके से लगा नहीं है। आप देखिए नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर महेंद्र नागर कांग्रेस के प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का कोई लीडर उस तरीके से उनके साथ में नहीं दिख रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं वहां पे कांग्रेस का उस तरीके से नहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस का उस तरीके से संगठन भी मजबूत नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर माने कि संगठन मजबूत है यहाँ पर, तो उनको लगना चाहिए बाकायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ। चलिए रवीश भाई, 5 साल तक जो कार्यकर्ता झंडा उठाता है ना, नहीं, इसी पर रणवीर आपको हम लास्ट वर्ड दे रहे हैं, पूरा सम अप करिए, क्योंकि ये मुस्कुरा करके धीरे से हंसने की बात हमें नहीं समझ में आई। ये बहुत ही ये सटीक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है। अब बताइए क्या है ये? आप भी मुस्कुरा रहे हैं और लेकिन धीरे से हंसे नहीं है अभी तक। रणवीर, अच्छा आपने मुझसे मैं ये कह रहा था कि जब 5 साल तक एक कार्यकर्ता मेहनत करता है इस उम्मीद में कि चुनाव आएगा तो कहीं मेरा भी शायद एक लक काम करेगा, और अचानक गठबंधन हो जाता है और गठबंधन के बाद सीट किसी और को चली जाती है, तो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ व्यक्ति जब दूसरों के लिए जाके, बिल्कुल वैसा ही है ना कि शादी किसी से करनी थी और उसकी शादी में जाके कुर्सी सजाने वाली बात, तो दूल्हा जब बदल जाता है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर। घोसी भी एक सीट, ओम प्रकाश राजभर, जिनके पुराने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, बार बार चल सन्यासी मंदिर में मोदी जी को लेके, योगी जी को लेके जितने वीडियोस थे वो सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता ईमानदारी से वहां नहीं चाह रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव जीते, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की छवि ऐसी है कि साहब ये जमीनी नेता है, और एक बार इनका बेटा अगर जीत गया तो कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पे खूंटा गाड़ के बैठ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? जो आजमगढ़ के लोग हैं वो आते हैं घोसी में राजनीति करने, तो उन लोगों को टेंशन, और इसलिए वहां पे कई बार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने वहां पे लोकल नेताओं को डांट लगाई कि साहब तुम लोग जो है ना घोसी विधानसभा तो हरवा दिए हो, लोकसभा में ये मत करना, क्योंकि लोकसभा हमारे लिए एक सीट नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य का एक साधन है, और तुम लोग अगर सीट हराओगे तो नुकसान होगा। लेकिन बावजूद उसके अंदर खाने में ठीक ठाक नुकसान अरविंद राजभर का किया जा रहा है, और कुछ ऐसा ही गठबंधन साथियों के साथ सबके साथ है, क्योंकि जाहिर है कि किसी और की सीट अगर किसी और को मिलेगी तो कुर्सी सजाने का शौक तो किसी को नहीं होता है। कुर्सी सजाने की बात, मुस्कुरा करके हंसने की बात, और हम लोगों ने पूरी एनालिसिस कर दी योगी आदित्यनाथ को जो सामने से प्रधानमंत्री ने आगे जाने की बात की। चलिए रणवीर और रवीश, सूत्र से फिर से बात करते हैं और फिर से अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ वापस आते हैं। शुक्रिया।